Hello everyone, I am Jatin and today we are starting our next lecture that is the last lecture। देखो जो लेक्चर नंबर 9 है उसके हमने दो पार्ट किए हैं। ठीक है, टू पार्ट्स हैं जिसमें एक पार्ट में हम 1D रिलेटिव मोशन 1D को कवर कर रहे हैं और सेकंड पार्ट में हम रिलेटिव मोशन एंड 2D को कवर कर रहे हैं। इसमें रैनमैन प्रॉब्लम है, रिवर प्रॉब्लम है, सब कवर करेंगे। तो हम पार्ट 1 में रिलेटिव मोशन एंड 1D को कवर करने वाले हैं। कोई भी हेल्प चाहिए तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इससे आपको हेल्प मिलेगी, मुझसे डायरेक्ट डिस्कशन कर सकते हैं। कोई भी डाउट आ रहा है, कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा है या डाउट क्लास की जरूरत पड़े तो वो सब हम कंडक्ट करवा देंगे। अगर जरूरत पड़ रही है तो इन दैट केस अगर चैट से क्लियर नहीं होता तो फोन कॉल के थ्रू क्लियर करने की कोशिश करेंगे आपके डाउट को। वो भी नहीं होता फिर और कुछ रास्ता देखेंगे लेकिन क्लियर कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखते हैं कि हम लेक्चर नंबर 9 में देखो इन टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। इसमें से इतना टॉपिक पार्ट 1 में कवर होने वाला है। क्या होगा, पहले हम एक रिकैप देंगे जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमने लेक्चर नंबर फर्स्ट में कवर किया था। लेक्चर नंबर फर्स्ट में फ्रेम ऑफ रेफरेंस से पहला टॉपिक बताया था, उसको देखेंगे, रिकैप करेंगे उसका एक। फिर रिलेटिव मोशन 1D को समझेंगे, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और सेपरेशन को समझेंगे, देन उस पर कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे। ये पार्ट 1 है। ये कुछ 30 से 40 मिनट का लेक्चर होगा। देखते हैं कितनी देर का जाता है। तो स्टार्ट करते हैं विद फ्रेम ऑफ रेफरेंस। देखो ये सब मैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेक्चर नंबर 1 में अच्छे से पढ़ाया था, एक बार जाके वहां पे देख लेना। शुरू के 10 मिनट की टाइम में बताया था। अभी मैं थोड़ा रिकैप दे रहा हूँ कि मोशन ऑफ अ बॉडी कैन ओनली बी ऑब्जर्व इफ इट चेंज इट्स पोजीशन एंड विद रिस्पेक्ट टू अदर बॉडी। ठीक है, जैसे कि क्या कहना चाहता है कि ये बॉडी मूव कर रही है नहीं कर रही, ये तभी पता लगेगा जब कोई दूसरी बॉडीज को ऑब्जर्व कर रही होगी या कोई आदमी इसको देख रहा होगा। वह अपने आप थोड़ा पता लग जाएगी कि ये मूव कर रही है नहीं कर रही है। ठीक है, तो हमें एक किसी रेफरेंस पॉइंट की जरूरत पड़ेगी जिसको हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोल देते हैं। ठीक है, therefore for a motion to be observed there must be a body that is changing its position with respect to another body and the person who is observing the motion is known as observer। तो अगर ये गाड़ी मूव कर रही है, एक व्हीकल है जो कि मूव कर रहा है और ये पर्सन है जो इसको ऑब्जर्व कर रहा है, तो ये ऑब्जर्वर होगा, इसको हम ऑब्जर्वर बोलेंगे। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर? इसमें तो कुछ था नहीं। एक मैंने एग्जांपल दिया था ट्रेन और उसका स्टेशन का। देखो, मैंने माना कि जो ट्रेन के अंदर है वो मैन ए है और ये मैन बी है। तो मेरे पास दो इंसान है, एक तो ए और एक बी। मैंने माना कि ये जो ट्रेन है वो वी वेलोसिटी से मूव कर रही है। कितनी वेलोसिटी से? वी वेलोसिटी से मूव कर रही है। तो जो स्टेशन पर आदमी खड़ा है, यानी अकॉर्डिंग टू द पर्सन हु इज स्टैंडिंग इन द ऑन द प्लेटफॉर्म, वो उसको क्या दिखेगा कि ये ट्रेन है और वो मूव करते हुए जा रही है विथ वेलोसिटी वी। क्योंकि जो मैन है वो स्टेबल है, स्टेशनरी है। क्या है? स्टेशनरी, एक जगह पे खड़ा हुआ है। ओके, रेस्ट पर है तो उसको ये मूव करते हुए देखेगा। लेकिन अगर कोई आदमी ट्रेन के अंदर ही बैठा है तो उसको ट्रेन मूव करते हुए नहीं लगेगी, उसको लगेगा ट्रेन रेस्ट पर है। लेकिन जो बाकी की दुनिया है, जो लोग उसको विंडो से बाहर दिखेगा, जो रोड दिख रहा है या जो प्लेटफॉर्म दिख रहा है, वो पीछे जाते हुए दिखेगा। उसको ऐसा लगेगा कि जो प्लेटफॉर्म है वो पीछे जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग वो आगे नहीं जा रहा, प्लेटफॉर्म पीछे जा रहा है। ठीक है, ऑब्जर्वर। क्योंकि अगर हमने ऑब्जर्वर को चेंज कर दिया, मतलब हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज कर दिया, तो मोशन ही चेंज हो जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट हम रिलेटिव मोशन में अप्लाई करेंगे। रिलेटिव मोशन में क्या होता है, जैसा कि वर्ड से ही क्लियर हो रहा है कि रिलेटिव, तो हमें किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के संग रिलेट करना होगा। तब हमें रिलेटिव मोशन पता चलेगा कि व्हाट इज द मोशन ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू पर्सन ए। ए पर्सन के अकॉर्डिंग ए पर्सन से रिलेट करके बी का मोशन क्या है, ये हमें पता करना। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक को। तो रिलेटिव मोशन इन 1D। अब बात आ गई 1D की। तो 1D होता है इन वन डायमेंशन या फिर एक्स एक्सिस में बात कर लेते हैं। तो जब भी हम किसी दो बॉडीज की मोशन को आपस में रिलेट कर रहे हैं इन अ सिंगल स्ट्रेट लाइन, या इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो वो केस रिलेटिव मोशन इन 1D के अंदर आएगा। ओके, पॉइंट समझ में आ गया। अब मैंने माना कि मेरा एक रेफरेंस पॉइंट है ओ। क्या माना मैंने? मेरे पास एक रेफरेंस पॉइंट है मेरा ओ। ठीक है, और एक कोई पॉइंट है स्ट्रेट लाइन में x1, जिसको मैं पी पॉइंट बोल देता हूँ, और एक दूसरा पॉइंट है क्यू। ओके, और मैंने इसको एक स्ट्रेट लाइन से आपस में मिला दिया, मान लेते हैं। तो अगर ओपी के डिस्टेंस, यानी पी का डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, डिस्टेंस की बात करूं विद रेस्पेक्ट टू ओ, वो अगर x1 है, और ओ का विद रेस्पेक्ट टू अगर मैं क्यू बात करूं, वो x2 डिस्टेंस पे है, तो मैं क्या बोलूंगा कि जो पार्टिकल या बॉडी
क्यू है वो विद रेस्पेक्ट टू पार्टिकल पी कितनी दूरी पर है। अगर मेरे को वो पता करना है तो मैं कैसे पता करूंगा, मैं क्या कर दूंगा कि x2 में से x1 को माइनस कर दूं, सिंपल सा केस। तो मेरे को पता चल जाएगा कि जो Q पॉइंट है वो P के रेस्पेक्ट में कितनी दूरी पर है, वो रिलेटिव हो गया। अब देखो इसको थोड़ा सा समझो। मैंने माना कि ये मेरा पॉइंट O है जो कि मेरा एक रेफरेंस पॉइंट है, ठीक है, और ये मेरा पॉइंट P है जो कि आपस में x1 डिस्टेंस पर है। कितनी डिस्टेंस पर है, x1 डिस्टेंस पर है। फिर एक दूसरा पॉइंट Q है जो कि O से x2 डिस्टेंस पर है, O से, और ये P से x1 डिस्टेंस पर है। इतना समझ में आ गई। तो अगर मैं बात करूं कि x ऑफ, अगर मैं इसको सेकंड पॉइंट बोल दूं, इसको फर्स्ट पॉइंट बोल दूं, तो x ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, ये लिखने का तरीका होता है। यानी अगर मेरे को किसी भी d को a के रेस्पेक्ट में देखना है तो x ऑफ जिसको देखना है वो q आगे आएगा और ऑब्जर्वर पीछे आएगा। इसका मतलब हुआ कि पोजीशन ऑफ q विद रेस्पेक्ट टू p, ये लिखने का तरीका होता है, ठीक है। सिमिलर तरीके से अगर मैं एक्स पी क्यू लिखता हूं तो ये हुआ पोजीशन ऑफ p विद रेस्पेक्ट टू q, p विद रेस्पेक्ट टू q। जो WRT में लिख रहा हूं विद रेस्पेक्ट टू को डिनोट कर रहा है। ओके, समझ में आ गया इतना पॉइंट। तो ये एक चीज क्लियर हुई। फिर एक चीज पता चली, जो रिलेटिव मोशन होता है वो होता क्या है, वो इक्वल टू होता है एक्चुअल में से अगर मैं माइनस कर दूं मेरे रेफरेंस को, जो मैंने रेफरेंस माना है, तो मेरा रिलेटिव पता चल जाएगा। जैसे कि अगर मैं इस केस की बात करूं, इस वाले केस की, तो मेरे को रिलेटिव देखना है, रिलेटिव पोजीशन देखनी है क्यू की विद रेस्पेक्ट टू पी। तो मैं क्यू की जो रियल पोजीशन है, जो मैं ओ को रेफरेंस मान के चल रहा हूं, क्यू की जो मेरी रियल पोजीशन है उसको मैं माइनस कर दूं पी की रियल पोजीशन से, तो मेरा आंसर निकल के आ जाएगा। मैं दो स्लाइड में सेम चीज समझाइए अलग अलग तरीके से, ठीक है। ये दो पॉइंट क्लियर हो गए। अब आगे बढ़ते हैं और अच्छे से समझते हैं। तो मेरी पॉइंट आया कि अगर मेरे को एक्स ऑफ 2 1 देखना है वेक्टर में, तो मेरा x2 वेक्टर माइनस x1 वेक्टर कर दूंगा मैं, राइट। पॉइंट समझ में आ गया। अब मैं अगर बात करता हूं कि अभी वेक्टर ले रहे हैं हम क्योंकि पोजीशन वेक्टर है। अब अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर देता हूँ विद रेस्पेक्ट टू टाइम t, तो d बाई डी टी की जो वैल्यू है वो x वेक्टर हो जाएगी 2 1। तो डी वाई डिफरेंशिएट करने में दोनों चीजें अलग अलग हो जाती है, हमने पढ़ा था ऐसा, ठीक है। ऐसे कर देंगे डिफरेंशिएट, राइट। तो अब मेरे को पता है कि dx बाई dt क्या होता है, वेलोसिटी होता है। तो ये वेलोसिटी ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू 1 विल बी इक्वल टू क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ सेकंड माइनस वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट, ठीक है। यानी एक्चुअल उसकी वेलोसिटी क्या थी वो पता करना होगा, जो कि हम नॉर्मली रेफरेंस पॉइंट से मान के चलते हैं, 0 0 कोऑर्डिनेट से मान के चलते हैं। ये समझ में आ गया। सिमिलर तरीके से अगर मैं एक्सेशन की बात करूंगा तो एक्सेशन का भी यही होता है, A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर, यही तरीका होता है, कुछ भी अंतर नहीं है। अब एक दो पॉइंट और समझो। अब ये वेक्टर क्वांटिटी है। अब इसमें भी दो केस होते हैं। अगर मैं रिलेटिव वेलोसिटी की बात करता हूं तो इसमें दो केस बनते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी के दो केस बनते हैं, जिसमें एक केस तो बनता है कि ये दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, और एक केस बनता है ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है। ये दोनों केस हमको देखने पड़ेंगे, तो एक खाली स्लाइड ले लेते हैं पहले। देखो, मैं पहला केस बात कर रहा हूं कि ये दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। कौन सी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में। और मैं दूसरा केस बात कर लेता हूं कि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ओके, दोनों केस आ गए। मैं पेन चेंज कर रहा हूं पहले। देखो, सेम डायरेक्शन का मतलब हुआ कि v1 की वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में है और v2 की वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में है। और मेरे को ऐसा बोल दे कि मेरे को v2 निकालना है विद रेस्पेक्ट टू 1, तो मैं क्या करूंगा, v2 माइनस v1 कर दूंगा, ठीक है, मॉड। अगर मैं इसे मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं तो v2 माइनस v1 होगा, और v1 विद रेस्पेक्ट टू 2 की बात करता हूं तो वो v1 माइनस v2 होगा। अंतर क्या है इन दोनों के, सिर्फ साइन का डिफरेंस होगा, वो एक दूसरे के नेगेटिव साइन में होंगे। लेकिन मैग्नीट्यूड की बात करूं तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। मतलब रिलेटिव वेलोसिटी का अगर मैग्नीट्यूड देखूंगा तो वो दोनों केस में सेम ही आएगा, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, ठीक है। पॉइंट क्लियर है, समझ में आ गया। ये केस होता है।
तो इसका मतलब अगर वो दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो एक वेलोसिटी में से दूसरी वेलोसिटी माइनस होगी, अगर मेरे को रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है तो इन दैट केस। ठीक है, अब मैं अपोजिट डायरेक्शन की बात करता हूँ। माना कि ये तो इधर की डायरेक्शन में जा रहा है v1 और दूसरा वाला इस डायरेक्शन में जा रहा है v2। इन दिस केस क्या होता है कि जो v21 होता है वो दोनों का एडिशन होता है। क्या होता है? दोनों का एडिशन होता है, ये ध्यान रखना। और यही v1 v2 के इक्वल होता है। ओके, ये भी चीज समझ में आ गई, दोनों केस समझ में आ गए। तो अगर मैग्नीट्यूड की बात हो रही है तो वो दोनों का एडिशन होगा, यानी दोनों की वेलोसिटी आपस में ऐड हो जाएगी। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने माना कि एक कार है बी जो कि इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से जा रही है, और दूसरी कार है ए जो कि इस वाली अपोजिट डायरेक्शन में 15 मीटर पर सेकंड से आ रही है। तो अगर ये दोनों आपस में एक दूसरे के पास आ रही है तो इन दोनों की वेलोसिटी ऐड हो जाएगी ना पास आने की। मान लो कि अब मैं बात करता हूँ कि v ऑफ b वेक्टर तो हो गया मेरा 10 आई कैप मान लेते हैं, क्योंकि ये वाली डायरेक्शन आई कैप हो गई और ये वाली डायरेक्शन माइनस आई कैप हो गई। ठीक है, और v a वेक्टर जो है वो मेरा माइनस का 15 आई कैप है, क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में। ये भी समझ में आ गया कि नेगेटिव डायरेक्शन में। तो मैं b की वेलोसिटी a की रेस्पेक्ट में देखना चाहता हूं, तो v b वेक्टर माइनस v a वेक्टर करूंगा, दोनों ऐड हो जाएंगे, 25 आई कैप आ जाएगा मेरा आंसर। तो इस केस में क्या होता है, जब भी मैं रिलेटिव की बात करता हूँ तो मैं दूसरे वाले को स्टेशनरी मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ? स्टेशनरी मान लेता हूँ, या रेस्ट पे मान लेता हूँ। और जो इसकी वेलोसिटी होती है वो अपोजिट डायरेक्शन में इसमें ऐड हो जाती है। अगर 10 है तो 15 और ऐड हो जाएगी। सिंपल सा केस है, समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल देखेंगे और अच्छा समझ में आ जाएगा। अब एक कॉन्सेप्ट देखते हैं, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होता है। अप्रोच और सेपरेशन का देख, अगर कोई वन डी मोशन की बात ना करके मैं नॉर्मल मोशन की बात कर रहा हूँ, वन डी मोशन की बात नहीं कर रहा अभी। तो जैसे कि ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये ए पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और ये बी पार्टिकल है इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। और मतलब ये वर्टिकल से थीटा 1 एंगल पे मूव कर रहा है और ये वर्टिकल से थीटा 2 एंगल पे मूव कर रहा है, मान लेते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो एक्स डायरेक्शन में ये दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के पास आ रहे हैं। राइट, एक दूसरे के पास आ रहे हैं, दोनों की डिस्टेंस कम होती जा रही है, एक दूसरे के पास आते जा रहे हैं। तो इन दोनों की जो वेलोसिटी है इनके बीच का सेपरेशन क्या है, कम हो रहा है। अगर सेपरेशन कम हो रहा है मतलब वो एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, एक दूसरे के पास आ रहे हैं। ठीक है, वो होता है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अगर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन की बात करूं, मान लो कि इसका जो दूसरे वाला का कंपोनेंट है वो इस डायरेक्शन में ना होके वर्टिकल से इस डायरेक्शन में होता थीटा 2, तो इसका एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होता है, एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होता, मतलब ये दूर जाता जा रहा। तो ये सेपरेशन हो रहा है, मतलब उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो बढ़ती जा रही है, मतलब एक दूसरे से सेपरेट होते जा रहे हैं। पॉइंट क्लियर है? अब पॉइंट देखो कि डेफिनेशन क्या बोलती है। डेफिनेशन बोलती है कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का मतलब है कि दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है अगर वो डिक्रीज हो रही है तो उनके कंपोनेंट जो है, वेलोसिटी कंपोनेंट्स है, वो ऐड होके आपस में ऐड होके वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कहलाएंगे। ठीक है, और अगर उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो बढ़ रही है, मतलब वो एक दूसरे से दूर जाते जा रहे हैं, उनके बीच की डिस्टेंस बढ़ती जा रही है, तो उन दोनों की जो कंपोनेंट्स है, ठीक है, उनका जो नेगेटिव रिलेटिव मोशन आएगा दैट विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। फॉर एग्जाम्पल मैं मान लेता हूं कि ये मेरा एक पॉइंट है ए और ये मेरा पॉइंट है बी, और जैसे कि ये मेरा वर्टिकल है, ये मेरा हॉरिजॉन्टल है। ये हॉरिजॉन्टल से एंगल 30 डिग्री पे है। ठीक है, आप बोलोगे 2D में आ गए, लेकिन बात कर लेते हैं क्योंकि हमें मोशन समझना है। 30 डिग्री पे है, u इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है। ओके, और जो पार्टिकल बी है वो भी हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पे u इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है। तो ये तो साफ पता चला कि एक दूसरे के धीरे धीरे पास आ रहे होंगे। तो अगर मैं इनके वेलोसिटी कंपोनेंट देखता हूँ इन द डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन, एक दूसरे को ज्वाइनिंग लाइन ज्वाइनिंग जो कर रही है ना उन दोनों के मोशन को, वो वाली डायरेक्शन अगर मैं ज्वाइन करूँ तो ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, 10 cos 30 जो कि होता है √3/2, और ये भी होगा 10 cos 30 जो कि होगा 2√3/2। तो एक तरह से ये भी 5√3 आ गया, ये भी 5√3 आ गया। और क्योंकि ये एक दूसरे के पास आ रहे हैं तो ये दोनों वेलोसिटी आपस में क्या होंगी, ऐड हो जाएंगे, और 10√3 क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हो जाएगा कि ये किस वेलोसिटी से एक दूसरे के पास आ रहे हैं इन 1D मोशन। और 1D मोशन क्या लिया मैंने, सिर्फ और सिर्फ एक्स डायरेक्शन में। ठीक है, पॉइंट क्लियर है?
अगर एक अपोजिट केस ले लेते हैं कि ये वाला कंपोनेंट तो इधर की साइड u वेलोसिटी से 30 डिग्री एंगल पे ऐसे जा रहा है, और दूसरा वाला जो अगर ये a है, दूसरा वाला इसी डायरेक्शन में किसी वेलोसिटी से u इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, और ये u इक्वल टू मान लेते हैं √3 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, मान लेते हैं। तो इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, √3 इंटू √3/2, राइट। और इसकी तो 10 मीटर पर सेकंड है ही है, लेकिन ये इस डायरेक्शन में जा रहा है और ये भी इस डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब सेम डायरेक्शन है, मतलब एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर मैं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन की बात करूंगा तो वो रिलेटिव जो भी वेलोसिटी आएगी, जैसे 10 में से मैं माइनस कर दूंगा 3/2 को, तो मेरी रिलेटिव आ जाएगी, क्योंकि सेम डायरेक्शन हम आपस में वेलोसिटीज को माइनस करते हैं, ठीक है। ये वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन का केस होगा, ये भी समझ आ गई। अब बात करते हैं वापस से रिलेटिव मोशन ऑफ मंडी पे ही आता है कि एक्सीलरेशन का क्या कॉन्सेप्ट होता है। मान लो कि एक पार्टिकल है ए और एक पार्टिकल है बी, और ए पार्टिकल विद द वेलोसिटी v इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड, और इसका एक्सेलेरेशन 0 है, मतलब ये इसके पास कोई भी एक्सेलेरेशन नहीं है, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। और जो दूसरा पार्टिकल है वो 5 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, लेकिन इसके पास एक्सेलेरेशन है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर मैं बात करूं कि एक्सेलेरेशन ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए विल बी इक्वल टू क्या होगा, बी के एक्सेलेरेशन में से मैं ए के एक्सेलेरेशन को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास 1 मीटर पर सेकेंड आएगा, ठीक है। मान लो कि वो दोनों ही सेम एक्सेलेरेशन से मूव कर रहे थे, तो अगर मैं रिलेटिव की बात करूंगा तो दोनों के पास कोई भी एक्सेलेरेशन था ही नहीं, आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे, कोई मतलब ही नहीं है। इन दैट केस जो रिलेटिव आता वो 0 आता, लेकिन अभी मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। तो और फिर मैं दूसरी बात करूंगा कि बी वेक्टर बी ए की अगर करंटली बात करूं तो 5 - 2 कर दूंगा तो वो 3 मीटर पर सेकेंड आएगा, ठीक है। तो अगर ये डायरेक्शन ईस्ट है और ये डायरेक्शन वेस्ट है, तो 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर 3 मीटर पर सेकेंड वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन में, और ये भी ईस्ट डायरेक्शन में। अब मेरा जो वेलोसिटी कंपोनेंट है और जो एक्सेलेरेशन कंपोनेंट है वो सेम डायरेक्शन में है। तो अगर मैं सेपरेशन की बात करूं विद रेस्पेक्ट टू बी ऑफ विद रेस्पेक्ट टू ए, ठीक है, तो वो भी पूरे रिलेटिव मोशन की इक्वेशन लगा के ही सॉल्व होगा, उसमें मैं कोई भी चेंज नहीं कर सकता। जैसे कि एक बात करता हूं, हमने जो इक्वेशंस पढ़ी थी क्या क्या पढ़ी थी कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी, राइट। और मैं दूसरी बात करता हूँ s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। ये तीन इक्वेशन जैसे मैंने पढ़ी, तो ये तीनों इक्वेशन रिलेटिव में भी इसी तरीके से काम करेंगी। मैं मान लेता हूं कि आई हैव टू ऑब्जर्व ऑब्जर्व मोशन ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए, तो मैं सारी चीजों को उसी हिसाब से लूंगा, क्या कि वेलोसिटी भी मैं बी की विद रेस्पेक्ट टू ए लूंगा, मैं इनिशियल वेलोसिटी भी बी की विद रेस्पेक्ट टू ए लूंगा, मैं एक्सीलरेशन भी सेम तरीके से लूंगा। तो मेरी इक्वेशन सारी इसी तरीके से बनेंगी रिलेटिव में, ताकि मैं रिलेटिव मोशन में मेरी इक्वेशंस बना सकूं और मेरे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकूं। इसमें मैं एग्जांपल भी लाया हूं, वो देख लेते हैं, ठीक है। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, डिस्प्लेसमेंट कितना है बी का ए के रेस्पेक्ट में, तो वो यू बी ए टाइम का मल्टीप्लाई प्लस हाफ ए वेक्टर बी ए टाइम का मल्टीप्लाई का स्क्वायर, सिमिलर तरीके से। और फिर वी बी ए का स्क्वायर जिसकी वैल्यू ए बी कर लो या बी ए कर लो सेम ही आएगी, क्योंकि नेगेटिव होता है स्क्वायर करोगे तो सेम ही वैल्यू आएगी, माइनस यू बी ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ए वेक्टर बी ए डॉट एस वेक्टर बी ए। समझ में आ गया? तो ये तीन हो गई मेरी रिलेटिव मोशन में इक्वेशंस, रिलेटिव इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। ये भी क्लियर हो गया, इस पर एग्जांपल देख लेंगे। तो फिलहाल 1D के रिलेटिव में इतना ही कॉन्सेप्ट है, बाकी हमें प्रॉब्लम समझ में आएगा जिसको हम देखते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम से। एंड द क्वेश्चन इज buses A and B are moving in the same direction with a speed of 20 मीटर पर सेकेंड एंड 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो मेरे को वेलोसिटी ऑफ ए गिवन है 20 मीटर पर सेकेंड, एंड वेलोसिटी ऑफ बी गिवन है 15 मीटर पर सेकेंड, और दोनों की डायरेक्शन जो है वो सेम है, ठीक है। तो मैंने नोट डाउन कर लिया इसको। देन मुझसे क्वेश्चन क्या किया है, फाइंड द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी एंड द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए। देखो मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ, तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए
और वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी का दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आएगा, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगी, यानी नेगेटिव साइन आएगा। ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। तो किसी भी एक का निकाल लो, आंसर आ जाएगा। तो v ऑफ बी ए की अगर मैं बात करता हूँ तो दैट विल बी इक्वल टू 15 - 10 और 15 - 20। सो आंसर विल बी माइनस का 5। ओके, -5 मीटर पर सेकेंड। अगर मैं बात करता हूँ कि वी ए बी, तो इन दैट केस आंसर विल बी 20 - 15 और 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम ही आ रहा है, मैग्नीट्यूड में कोई भी डिफरेंस नहीं है, कैसे डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। यानी अगर मैं वी ऑफ बी ए की बात करता हूँ तो इसका मीन है, अगर ए यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट वन बी जो है वो मूव कर रहा है और ए जो है वो रेस्ट पर है। और क्योंकि हमने इनिशियली माना कि बी की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में थी 15 और ए की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में 20 थी, जब एज्यूम किया तो पता चला कि ये रेस्ट पर है और जो बी है वो मूव कर रहा है नेगेटिव डायरेक्शन में, मतलब इस डायरेक्शन में विद 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। ऐसा इसको फील हो रहा है। सेकेंड केस में मैंने वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी की बात करी, तो बी को मैं रेस्ट मानूंगा और ए को मूव मानूंगा, मूव कर रहा होगा ए, और पॉजिटिव डायरेक्शन मूव कर रहा होगा, तो जो ए होगा वो इस डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकेंड से मूव करेगा और बी रेस्ट पर है। इन दैट केस रिलेटिव मोशन इस तरीके से वर्क करता है। तो ये केस तो समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। देखो, अ पुलिस वैन मूविंग ऑन हाईवे विद अ स्पीड ऑफ 30 km/h, ठीक है, fires a bullet at a thief's car with the speeding away in the same direction with the speed of 190 km/h। तो मैंने माना कि ये मेरी पुलिस वैन है, जिसको मैं पी नाम दे देता हूँ, और जो मेरी थीफ्स कार है वो इधर मान लेते हैं थोड़ी डिस्टेंस पर, जिसको मैं टी नाम दे देता हूँ। ये 190 km/h की स्पीड से मूव कर रही है, और जो पी है पुलिस वैन है वो 30 km/h की स्पीड से मूव कर रही है, इतना हमें पता है। अब जो अगली लाइन है वो थोड़ा ध्यान से पढ़ना। इफ द मजल स्पीड ऑफ द बुलेट इज 150 मीटर पर सेकेंड, तो जो मजल स्पीड है वो हमें क्या बता रही है कि जो वेलोसिटी ऑफ बुलेट है विद रेस्पेक्ट टू पुलिस कार, क्योंकि जो मजल स्पीड है वो 150 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आ रही है। ठीक है, तो ये जो 150 मीटर पर सेकेंड है वो मेरा विद रेस्पेक्ट टू पुलिस कार है, ये समझो। अब इसको अगर मैं किलोमीटर पर सेकंड में चेंज करना चाहूँ तो 150 का मल्टीप्लीकेशन कर दूंगा मैं 18 बाई 5 से, तो मेरा जो आंसर है वो आएगा 540 km/h। मीटर पर सेकंड को अगर मैं किलोमीटर पर आवर में चेंज करूंगा तो 18/5 का मल्टीप्लाई है। इतना समझ आ गया। तो अगर मैं वी ऑफ बी निकालना चाहूँ, बुलेट की रियल एक्चुअल स्पीड निकालना चाहूँ, तो मैं क्या करूंगा, वी ऑफ बी निकालने के लिए वी ऑफ बीपी को ऐड कर दूंगा वी ऑफ पी में, क्योंकि वी ऑफ बीपी क्या होता है, माइनस होता है, सेम डायरेक्शन की बात हो रही है, तो ऐड हो जाएगा, तो 540 + 30 हो जाएगा, जिसका आंसर आएगा 570 km/h। अब मेरे को क्या निकालना है, फाइंड द स्पीड ऑफ बुलेट विद रेस्पेक्ट टू थीफ कार, यानी वी ऑफ बुलेट विद रेस्पेक्ट टू टी निकालना है। तो वी ऑफ बी माइनस वी ऑफ टी निकाल लूंगा, तो 570 एक्चुअल स्पीड से बात हो रही है, रिलेटिव से माइनस नहीं कर सकते। बहुत लोग क्या करते हैं 540 में से माइनस करते हैं, वो गलत होता है, आपको एक्चुअल स्पीड में से माइनस करना है। तो ये हो गया 190, तो आंसर आएगा मेरा 380 km/h। मैं मीटर पर सेकंड में चेंज करना चाहता हूँ तो 5/18 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मीटर पर सेकंड में मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इनटू कर दूंगा 380 से, तो मेरा मीटर पर सेकंड में आंसर आ जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखो, दिल्ली इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 200 km फ्रॉम अम्बाला। दो डिस्ट्रिक्ट मेरे को दे रखी है, एक तो अम्बाला है जिसको मैं ए बोल देता हूँ, और दिल्ली को मैं डी बोल देता हूँ। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस मेरे को गिवन है 200 किलोमीटर। क्या गिवन है, सॉरी, 200 किलोमीटर मेरे को गिवन है। पेन में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है वर्क करने में। ठीक है, इतना मान लेते हैं। फिर बोला कि कार ए सेट्स आउट फ्रॉम द अम्बाला एट अ स्पीड ऑफ 30 km/h। तो कार ए है वो 30 km/h से अम्बाला से निकलती है दिल्ली की साइड। ठीक है, और कार बी जो है वो दिल्ली से अम्बाला की साइड निकल रही है,
विद द स्पीड ऑफ 20 km/h। तो मेरे को बताना है कि ये दोनों पॉइंट, ये दोनों कितनी देर बाद एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। अगर एक कार इधर से आ रही है और एक कार इधर से आ रही है, तो एक टाइम तो ऐसा आएगा जब एक दूसरे से टच मतलब मिल के एक दूसरे को क्रॉस करके जाएंगे। ठीक है, तो वो पूछा है कि कितनी देर बाद वो एक दूसरे को क्रॉस करेंगे और कितनी दूरी पे क्रॉस करेंगे फ्रॉम अम्बाला, अम्बाला से कितनी दूरी पे क्रॉस करेंगे। मैंने माना कि अगर उनका क्रॉसिंग स्टेशन ये ओ है और वो अम्बाला से एक्स डिस्टेंस पर है, तो वो दिल्ली से कितनी डिस्टेंस पर होगा, 200 माइनस एक्स डिस्टेंस पर होगा। अगर किलोमीटर में बात हो रही है, एक्स किलोमीटर डिस्टेंस पर है, तो ये 200 माइनस एक्स किलोमीटर पर होगा। तो इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। एक तो है कि हमें पता है कि अगर ये t इक्वल टू 0 टाइम पे दोनों ने चलना चालू किया, तो t इक्वल टू टी टाइम पे दोनों आपस में मिल रही हैं, तो इस टाइम तक जो x डिस्टेंस आएगी वो 30 × t आएगा। क्योंकि 30 किलोमीटर की स्पीड से हमें पता है कि जो वेलोसिटी होता है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो जो डिस्टेंस होगी वो वेलोसिटी इनटू टाइम होगा, तो ये आएगा। और जो 200 माइनस एक्स की वैल्यू आएगी वो 20 × t आएगी। तो यहां से सॉल्व करके मैं टाइम टी की वैल्यू निकाल सकता हूँ। अगर मैं दोनों को सॉल्व करके टाइम टी की वैल्यू निकालू, तो टी इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा 4 आवर्स। क्या आ जाएगा, 4 आवर्स। तो मतलब टाइम तो आ गया कि 4 घंटे के बाद वो दोनों आपस में मिलेंगे, पहला केस। फिर आता है कि अम्बाला से कितनी दूर मिलेंगे, तो अम्बाला से एक्स किलोमीटर दूर मिल रहे हैं और एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, 30 × मैं 4 कर दूंगा, 30 km/h से 4 आवर का मल्टीप्लाई करूंगा तो 120 किलोमीटर आएगा। तो एक्स की वैल्यू आ गई, तो मेरे पास वो डिस्टेंस भी आ गई कि अम्बाला से कितनी दूर जाके वो आपस में एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। ठीक है, इसका एक और तरीका हो सकता है। क्या तरीका हो सकता है, मैंने माना कि ये मेरी व्हीकल ए है और ये मेरा व्हीकल बी है। इन दोनों के बीच की इनिशियल डिस्टेंस 200 किलोमीटर है। अगर मेरा एक व्हीकल इधर की साइड जा रहा है 30 किलोमीटर की स्पीड से, 30 km/h की स्पीड से, और दूसरा व्हीकल अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है 20 km/h की स्पीड से, और मैं रिलेटिव वेलोसिटी की बात करूं दोनों की, तो v ऑफ a विद रेस्पेक्ट टू b निकालूंगा तो दोनों ऐड हो जाएंगे क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में, तो 50 km/h की बात हो रही है। अब मैं बोलूंगा कि उन दोनों के वो दोनों आपस में कोइंसाइड कब करेंगे, दूसरे को टच कब करेंगे या क्रॉस कब करेंगे, मतलब उन दोनों के बीच की डिस्टेंस 200 से 0 हो जाएगी। तो अगर मैं रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो वो 200 किलोमीटर होगा, दोनों के बीच का रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। तो अगर मैं टाइम टेकन की बात करूं कि टाइम कितना लगेगा इसको ट्रेवल करने में, तो टी इक्वल टू आ जाएगा, एस अपॉन वी, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, जो कि होगा 200 किलोमीटर डिवाइड बाई 54 आवर। ठीक है, ये भी एक तरीका 4 आवर निकालने का, सिंपल है, ऐसे निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। थ्री बॉयज एबीसी, इस वाले क्वेश्चन को बाद में देखेंगे, पहले दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। टू कार्स अप्रोच ईच अदर ऑन अ स्ट्रेट रोड विद अ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड एंड 12 मीटर पर सेकंड। तो मैंने माना कि एक कार ए है जो कि इधर की साइड 10 मीटर पर सेकंड से जा रही है, और 150 मीटर अपार्ट एक दूसरी कार है, कार बी, जो कि सेम डायरेक्शन में, मतलब एक दूसरे को अप्रोच करे तो अपोजिट डायरेक्शन होगी मोशन की, 12 मीटर पर सेकंड से जा रही है। उन दोनों ने एक साथ ब्रेक अप्लाई किया, ठीक है, और दोनों पे डिएक्सेशन लगा माइनस का 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, और इस पे जो डिएक्सेशन लेगा वो माइनस का 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का लेगा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में लगा इसलिए माइनस साइन ले लिया। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो थी वो 150 मीटर थी जब ब्रेक वर्क करना चालू किया। तो अब ऐसे अगर मैं डीएक्सलेट कर रहा हूँ किसी व्हीकल को, तो उसकी एक स्पीड ऐसी आएगी वो रुक जाएगा, तो ये कहीं ना कहीं जाके रुकेगा, ये वाला भी कहीं ना कहीं जाके रुकेगा, या फिर वो एक दूसरे को क्रॉस कर देंगे या टकरा जाएंगे, ऐसा कुछ होगा। मान लेते हैं अप्रोच कर रहा है एक दूसरे की हेड, तो या टकरा जाएगा या पहले ही रुक जाएगा। मान लेते हैं कि जैसा क्वेश्चन बोल रहा है कि हाउ फार अपार्ट विल दे बी व्हेन दे बोथ कम टू अ हॉल्ट, मतलब वो दोनों रुक रहे हैं तो वो दोनों कितनी दूर है, तो एक तरह से वो पहले ही रुक रहा है वरना तो क्रैश कर जाएगी। तो मैं मान लेता हूँ कुछ कुछ इतनी डिस्टेंस पे ये रुक रहे हैं। ठीक है, तो अगर इसने x1 डिस्टेंस ट्रेवल करी और इसने x2 डिस्टेंस ट्रेवल करी, तो मैं x1 और x2 निकाल सकता हूँ। x1 क्या होगा, x1 होगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, राइट, ऐसे निकाल सकता हूँ। v1 u1 u a1, और x2 में निकाल सकता हूँ v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर अपॉन 2a2। अब वैल्यू तो दोनों की सेम है, क्योंकि v1 की वैल्यू 0 है, स्टॉप हो रही है, u1 की वैल्यू इनिशियली 10 थी, तो 10 का स्क्वायर कर देंगे 100 हो जाएगा। 2 a की वैल्यू माइनस का 2 है, तो इसको सिंप्लीफाई करने पर 25 मीटर मेरा आंसर आ रहा है।
x1 की वैल्यू 25 मीटर आ रही है। x2 की बात करूंगा तो ये तो 0 ही है, माइनस का 12 का स्क्वायर हो गया 144/2 × 2। ठीक है, तो जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो मेरे पास आंसर निकल के आएगा कितना, 40 सॉरी 34 आएगा या 38, हाँ सॉरी 38 आएगा, 38 मीटर। तो x1 आ गया, x2 आ गया, तो मैं ये डिस्टेंस निकाल सकता हूँ। ये डिस्टेंस क्या होगी, 150 माइनस x1 और x2 का दोनों को सम करेंगे तो वो आ जाएगा, जो कि आएगा 150 माइनस x1 x2 का सम करेंगे तो 61 आ रहा है। तो मेरी जो स्टॉपिंग डिस्टेंस आ रही है वो आ रही है 100 सॉरी 90 89 मीटर आ रही है। 89 मीटर वाली मैं करेक्ट आंसर। इसका एक दूसरा तरीका भी हो सकता है, वो तरीका क्या होगा वो देखते हैं। देखो, मैं इसमें रिलेटिव अप्रोच लगाना चाहता हूँ। मैंने माना कि ये मेरा ए पॉइंट है, ये मेरा बी पॉइंट है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं एक दूसरे की साइड। तो v ऑफ ए बी अगर मैं निकालूंगा दोनों का ऐड हो जाएगा, तो 12 और 10 का ऐड होगा तो 22 आएगा। ठीक है, 22 मीटर पर सेकंड दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगी। ठीक है, और दूसरा पॉइंट इन दोनों के बीच की डिस्टेंस मेरे को नहीं पता, मैं दोनों को स्टॉप पे ला रहा हूँ, तो जो फाइनल होगी, फाइनल वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होगी, दैट विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि दोनों स्टॉप पे हैं। तो इस बीच मैं अगर एक्सेशन ऑफ ए और बी की बात करता हूँ, क्योंकि ये दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं, तो ये भी ऐड हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as लगाएंगे, तो v की वैल्यू 0, यू स्क्वायर 22 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस का 2 × 4 × s, तो मेरे पास s निकल के आ जाएगा कि इन्होंने कितना मूव किया, तो s निकल के यहाँ से आएगा 60.5। देखो एग्जैक्ट नहीं निकल गया है, क्यों नहीं निकल गया है? इसका रीजन ये है क्योंकि ये जल्दी रुक रहा है, ये बाद में रुक रहा है। तो जो टाइम मेरे पर निकल गया है ना, स्टॉपिंग टाइम, देखो ये 10 की स्पीड से आ रहा था, ये 12 की स्पीड से आ रहा था, दोनों पे एक्सेलेरेशन सेम लगा, तो ये तो 5 सेकंड में रुक जाएगा और ये 6 सेकंड में रुकेगा। लेकिन एवरेज टाइम अगर मैं निकालूंगा दोनों के रुकने का तो 5.5 आएगा। तो ये जो वैल्यू कैलकुलेट होकर आई है वो 5.5 के अकॉर्डिंग आई है। ठीक है, तो एग्जैक्ट आंसर तो नहीं, लेकिन अप्रोक्सीमेट आंसर मेरे पास निकल के आ गया, तो मेरा आंसर ये भी करेक्ट ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। टू ट्रेन्स ए एंड बी विच आर 150 मीटर एंड 60 मीटर लॉन्ग, तो लेंथ ऑफ ए में को गिवन है 100 मीटर और लेंथ ऑफ बी में को गिवन है 60 मीटर, ये दोनों लेंथ में को गिवन है। वो दोनों पैरेलल ट्रैक पे अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है। ये पैरेलल ट्रैक है, एक ट्रैक ये है और दूसरा ट्रैक ये है मेरे पास। ठीक है, तो ये मैंने मान लिया ट्रैक ए और ये मैंने मान लिया ट्रैक बी। तो ए तो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है और बी जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है, वो बी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो वेलोसिटी ऑफ द शॉर्टर ट्रेन, जो शॉर्टर ट्रेन है वो बी मान नहीं मैंने, दैट इज 3 times दैट आर द लॉन्गर वन। तो वेलोसिटी ऑफ बी इज थ्राइस ऑफ 3 times ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए, ये मेरे पास है। If the train takes 4 seconds to cross each other, then find the velocity of train. देखो, जब भी क्रॉस करने की बात आती है, क्रॉस तब होता है जब जैसे ये वाला पॉइंट है और ये वाला पॉइंट है। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, समझ में ज्यादा अच्छे से आएगा। ये पॉइंट 1 मान लेते हैं, ये पॉइंट 2 मान लेते हैं, ये पॉइंट 3 मान लेते हैं इसका जो एंड है, और इसको पॉइंट 4 मान लेते हैं। तो पहले ये एक दूसरे को अप्रोच करेंगे, 1 और जो 4th पॉइंट है वो आपस में कोइंसाइड सा करेगा, 1 पॉइंट इधर 4 पॉइंट इधर, फिर 1 पॉइंट इधर की साइड जाएगा, 4th पॉइंट इधर की साइड जाएगा। एक पॉइंट आएगा जब 3 और 2 पॉइंट आपस में कोइंसाइड करेंगे, सॉरी 1 और 2 और 3 और 4, मतलब पहले तो स्टार्टिंग पॉइंट आपस में कोइंसाइड करेंगे, फिर आपस में क्रॉस कर जाएगा तो लास्ट वाले पॉइंट आपस में कोइंसाइड करेंगे। जब वो लास्ट वाले पॉइंट भी क्रॉस हो जाएंगे तब मेरा एक दूसरे को क्रॉस माना जाएगा। ठीक है, तो अगर उन्होंने लेंथ कवर की बात करूंगा कि वो आपस में कितनी लेंथ कवर कर रहे हैं, तो 160 मीटर को कवर कर रहे हैं। वो 100 मीटर को भी कवर कर रहे हैं, वो 60 मीटर को कवर कर रहे हैं, तो 160 विल बी टोटल डिस्टेंस कवर। अब अगर मैं रिलेटिव वेलोसिटी की बात करूं तो दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, तो v ऑफ b प्लस v ऑफ a होगा। अगर मैं इस रिलेशन से वैल्यू निकालना चाहूं तो ये 4 times ऑफ v ऑफ a होगा, और इनको क्रॉस करने में टाइम कितना लग रहा है, 4 सेकंड का। तो एक तरह से डिस्टेंस ट्रेवल विल बी इक्वल टू क्या होगा, वेलोसिटी इनटू टाइम होगा, राइट। तो वेलोसिटी विल बी इक्वल टू क्या होगा, 160 मीटर डिवाइडेड बाय टाइम टेकन 4। तो वेलोसिटी मेरे पास जो अप्रोच आई, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच आ रही है
रिलेटिव वेलोसिटी आ रही है 40 मीटर पर सेकंड आ रही है, क्या आ रही है 40 मीटर पर सेकंड, पर दैट इज इक्वल टू वी ऑफ ए बी। तो वी ऑफ ए विल बी इक्वल टू क्या होगा 40 मीटर पर सेकंड। तो वी ऑफ ए की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 10 मीटर पर सेकंड, क्या आ जाएगी 10 मीटर पर सेकंड। और वी ऑफ बी कितना आ जाएगा मेरे पास 30 मीटर पर सेकंड, 30 मीटर ऑफ नहीं 30 मीटर पर सेकंड, मैं बोल गलत रहा हूँ लिख सही रहा हूँ। तो 30 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो दोनों की वेलोसिटी निकल गई। रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट इस तरह से वर्क करता है। एक और क्वेश्चन है, और आई गेस ये टफेस्ट क्वेश्चन यही है, और फिर एक रिलेटिव अप्रोच वाला क्वेश्चन है, उसको मैं डीपीपी में कवर कराऊंगा या अगला लेक्चर पार्ट 2 में कवर करेंगे, क्योंकि वो 2D का लग रहा है वो क्वेश्चन ना। तो टू ट्रेन्स ए एंड बी ऑफ द लेंथ, तो दोनों की लेंथ आ गई कि एल ऑफ ए एंड एल ऑफ बी, लेंथ ऑफ ए एंड लेंथ ऑफ बी इज इक्वल टू 400 मीटर ईच, आर मूविंग ऑन अ पैरेलल ट्रैक विद द, दोनों की स्पीड भी सेम है, और वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करे, ये इधर की डायरेक्शन में, ये इधर की डायरेक्शन में, सॉरी इन दी सेम डायरेक्शन बोला है, सॉरी 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 माय बैड, इन दी सेम डायरेक्शन बोला है कि ये वाली तो इधर की साइड मूव कर रही है, ये वाली भी इधर की साइड मूव कर रही है, दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही है 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। द ड्राइवर ऑफ बी डिसाइड टू ओवरटेक ए एंड एक्सीड बाय द 1 मीटर पर सेकंड। तो मैं मान लेता हूँ कि जो ए का ड्राइवर है वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सीलरेशन से एक्सीलरेट कर रहा है। इफ आफ्टर 50 सेकंड द गार्ड ऑफ बी just brushes past the driver of A, then what was the, सॉरी ये एक्सेशन ऑफ बी है, बी ए को ओवरटेक कर रहा है, तो अगर 50 सेकंड लगते हैं उसको पूरा ओवरटेक करने में, क्योंकि उसने बोला कि गार्ड ऑफ बी, गार्ड कहाँ होता है बिल्कुल लास्ट डब्बे में होता है, तो मान लो कि ये बी है और ये वाला ए है, तो ए के ड्राइवर को बी का गार्ड अगर क्रॉस करा मतलब पूरा ओवरटेक कर पा रहा है। तो व्हाट वाज द ओरिजिनल डिस्टेंस बिटवीन द गार्ड ऑफ बी एंड ड्राइवर ऑफ ए, मतलब उन्होंने कितनी डिस्टेंस को कवर किया अगर उन्हें 50 सेकंड लगे। तो मैं क्या करूंगा, मेरे को अगर मैं एक्सेशन ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए निकालूंगा तो वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही आएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए निकालूंगा तो वो जीरो आएगा, क्योंकि दोनों की सेम है और सेम डायरेक्शन में, तो वो नेगेटिव हो जाएगा। तो लेंथ तो एक तो कितनी लेंथ उनको कवर करनी पड़ी, 800 मीटर की लेंथ तो उनको कवर ही करनी पड़ रही है। पहले वो यहाँ से इसको टच करेगा, फिर इसको क्रॉस करेगा, फिर वो पूरा और क्रॉस करेगा, तो लेंथ भी उसको अच्छी खासी कवर करनी पड़ी। तो एस इक्वल टू विद दिस एक्सेशन वो हाफ ए टी स्क्वायर लेंथ को कवर करेगा, और वो होगा हाफ इंटू ए की वैल्यू 1 है और टी स्क्वायर हो गया 2500, 2500। तो जो आंसर आया वो आया 2500, जिसकी वैल्यू आई 1250 मीटर। लेकिन इस वाली लेंथ में ये ट्रेन की लेंथ भी शामिल है, ठीक है। इसने बोला व्हाट इज द ओरिजिनल डिस्टेंस बिटवीन द गार्ड ऑफ बी एंड द ड्राइवर ऑफ ए, इतनी डिस्टेंस तो उसने ओवरटेक करने में लगाई है, ठीक है। तो दिस इज द ओनली वैल्यू जो उन दोनों के बीच की ओरिजिनल डिस्टेंस थी जब इन्होंने एक्सीलरेट करना स्टार्ट किया 1250 मीटर। ओके, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। बाकी कुछ क्वेश्चन हमारे डीपीपी में है, लेकिन उससे पहले सेकंड पार्ट आएगा, फिर एक कंबाइंड डीपीपी आएगी, पार्ट 1 और पार्ट 2 की, ठीक है। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, अगर कोई भी अभी भी डाउट आ रहा है तो आप टेलीग्राम चैनल के थ्रू पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। और कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं अगर कोई भी फीडबैक है, आपको अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, या कोई चीज समझ नहीं आ रही, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।